प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बैठक की। इसके बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस बयान जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में हम 10 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज की मुलाकात खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे तीसरे कार्यकाल में हमारी पहली राजकीय अतिथि हैं। उन्होंने कहा कि हम नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को भारत प्राथमिकता देता है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन, सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक साल में हमने मिलकर लोक कल्याण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार भी शुरू हो गया है। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का छठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। Ladies and gentlemen, India is our major neighbor, trusted friend and regional partner. Bangladesh greatly values our relations with India, which were born during our war of liberation in 1971. এবং আমি মনে করি যে একটি মাত্র কারণেই আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্ব অত্যন্ত। तिरपनवीं जीएसटी परिषद की बैठक पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा करदाताओं को राहत देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें व्यापारियों, एमएसएमईज और करदाताओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामले शामिल हैं। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए परिषद ने उन डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। But today, the 53rd GST Council meeting has actually taken a lot of decisions on trade facilitation, easing compliance burden, and giving relief to taxpayers in terms of compliance easing out. So this will benefit the traders, MSMEs, and taxpayers, is my strong view. I will just flag those issues and not get into the details. Later on, you can always ask us the question and we'll go about. First one is that there was a decision taken today and the GST Council recommended waiving interest and penalties for demand notices that have been issued under Section 73 of the GST Act. What are the items which are under Section 73? Cases not involving fraud, suppression, or misstatements.
But रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें 100 से भी कम सीटें मिली हैं वो कांग्रेस आज इतरा रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस देश में 64 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भाजपा को इसमें से 23% से ज़्यादा और कांग्रेस को 13% मत प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए को 40% वोट प्राप्त हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों ने भारत के लोकतंत्र के सामर्थ्य को सराहा है और प्रशंसा की है। भारत की जनता भी इसके लिए बधाई की पात्र है। आज कांग्रेस पार्टी इतरा रही है, 100 से भी कम सीटें जिन्हें प्राप्त हुई हैं। इस देश में 64 करोड़ लोगों ने इस बार मतदान किया है। और मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें से 23.59% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस को केवल 13% मत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद भी यह कांग्रेस इतरा रही है। और यह देखा जाए हमारी एनडीए को जितने वोट पड़े हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि 40% वोट यदि किसी को प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और भारत में जो लोकतंत्र की ताकत है उसकी सराहना शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। दुनिया के दूसरे देशों में हम सबको जाने का अवसर मिलता है। भले ही चुनाव के दौरान जाना न हुआ हो, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के राजनयिकों से भी बराबर टेलीफोन पर भी हम लोगों की बातचीत होती रहती है। भारत की जनता भी इसके लिए एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को शनिवार को पद से हटाए जाने के बाद अब ताजा अपडेट सामने आया है। 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। दरअसल यह अहम फैसले नीट यूजी परिणाम और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर चल रहे विवाद के बीच लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं की मजबूती का गहन मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि कल यानी 23 जून 2024 को होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर एफओआरडीए इंडिया के महासचिव डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि नीट पीजी का परीक्षा स्थगित होना सभी उम्मीदवारों के लिए एक मानसिक आघात है। फोडा इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि परीक्षा को जल्द से जल्द करवाया जाए। नीट पीजी जो पोस्टपोन्ड हुआ है, अब नीट का मतलब भारत में ये हो गया है कि नो इंट्रेंस एग्जाम एंड टेस्ट इन इंडिया। जो ये हमारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रामा है। फोडा इस मुद्दे को बहुत आगे तक ले जाएगी और हमारी मांग है कि ये जो नीट पीजी पोस्टपोन हुआ है, इसका जल्द से जल्द दोबारा से डेट जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और क्या मतलब है जब नीट पीजी कराने में या कोई भी एग्जाम कराने में एनटीए, एनबीए या कंसर्न मिनिस्ट्री इसको नहीं करा पा रही है, तो देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। वहीं नेट पीजी 2024 परीक्षा स्थगित होने पर फेमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा कि नेट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग इसे दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे अपने सेंटर पहुंच चुके थे। कल उनकी परीक्षा थी और आज पता चल रहा है कि परीक्षा स्थगित हो गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और स्वास्थ्य मंत्रालय तुरंत कोई कार्रवाई करे। नीट पीजी जो इम्तहान होती है ये बहुत ही संवेदनशील इम्तहान होती है। इसके लिए बच्चे जो मेडिकल फील्ड में रहते हैं, मेडिकल फील्ड में होने वाली उन इम्तहानों में से एक है जो सबसे कठिन मानी जाती है। और मैं बच्चों से दोबारा से आवेदन करता हूं कि वो चिंता ना करें। मैं समझता हूं कि यह स्थिति गंभीर है और मैं आवेदन करता हूं अपने
माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कि वो आगे आकर के बताएं कि क्या रीज़न था कि नीट पीजी को पोस्टपोन करना पड़ा, ऐसी कहाँ पे कोताही बरतनी चाहिए थी जहाँ पर कोताही नहीं बरती गई, जिस वजह से कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन सिस्टम में कहीं कोई ब्रेक हो रहा था, जिस वजह से इस एग्ज़ाम को रोका गया। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि बच्चों को दोबारा से टाइम मिले, प्रॉपरली एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड री इशू हो और सारे चीज़ों के लिए बच्चों को तुरंत बताया जाए कि कैसे क्या होगा, और उनके जो मनोवैज्ञानिक रूप से जो उनके अभी दिमाग में परिस्थिति उत्पन्न हो रही होगी, उसकी शांति तभी मिलेगी जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तुरंत कोई एक्शन ले। और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द एक्शन ले। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने पर जेएनयू अध्यक्ष धनंजय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कल होने वाली नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इस परीक्षा को देने के लिए अभ्यर्थी अलग अलग जगह से परीक्षा सेंटर पहुंच चुके थे, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि वह छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जहां जहां एनडीए की सरकार है वहां वहां ये घोटाले हो रहे हैं और छात्रों को परेशान किया जा रहा है। जो नीट पीजी का एग्जाम कल होने वाला था, आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए, लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट, और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं की पीठ पर छुरा घोंप रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू होने के साथ बालटाल आधार शिविर में तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अलग अलग लंगर समितियों ने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। श्री अमरनाथ की यात्रा की व्यवस्थाएं चल रही हैं क्योंकि लंगर मालिक बालटाल आधार शिविर पर रोड, शेड, खाना पकाने के संसाधन और अन्य कच्चे माल तैयार कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद से श्री भोले भंडारा सेवा मंडल लंगर का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान श्री भोले भंडारा सेवा मंडल मुरादाबाद लंगर के सेवक ने कहा कि हम बालटाल बेस कैंप में लंगर स्थापित करने के लिए पिछले 4-5 दिनों से काम कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द काम खत्म करना चाहते हैं। हम पिछले 20 सालों से भंडारा लगाते चले आ रहे हैं और क्योंकि कल से वहाँ पे काम स्टार्ट करना है, इसलिए हमारे 9 ट्रक, एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो आज अभी पहुँच रही है बालटाल। रात को कल सुबह से काम स्टार्ट करना है और कि काम बहुत तेज करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन के बाद ईद है तो लेबर की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें खाने का इंतजाम, रहने के लिए, फिर मेडिकल फैसिलिटी और लाइटिंग अरेंजमेंट जो मुरादाबाद श्री भोले भंडारी सेवा मंडल करता है, वो सारे कार्य बरकरार रहेंगे। इस तरह आए यात्री आए, अच्छी तरह से आए, अपने रजिस्ट्रेशन की जब उनकी डेट्स हो तभी वो लोग आए, अननेसेसरी रश ना करें, डेट के हिसाब से अपना आए और दर्शन करें। उधर अलीगढ़ में पीएसी बटालियन और नगर निगम के कर्मचारी आपस में भिड़ गए। दरअसल पूरा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां नगर निगम कर्मचारियों ने बताया कि थाने के कुछ दूरी पर रास्ते में नगर निगम का टैंकर खराब हो गया था। पीछे से पीएसी बटालियन का ट्रक आ रहा था, जिन्होंने ट्रैक्टर को साइड में हटाने की बात कही तो नगर निगम कर्मचारियों ने ट्रैक्टर खराब बताते हुए कुछ समय रुकने की बात की। उसके बाद पीएसी बटालियन से कही। इस बात पर पीएसी बटालियन के पुलिसकर्मी भड़क गए और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट कर डाली। इसी बात से नाराज होकर नगर निगम के कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया और पीएसी बटालियन के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं पूरे घटनाक्रम की जानकारी नगर निगम अधिकारियों ने पीएसी बटालियन के कमांडेंट को दी। अब देखना यह है कि प्रशासन के द्वारा किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। कोई ऐसी विशेष घटना कारित नहीं हुई थी और पीएसी की गाड़ी थी जो फोर्स को उतार करके वापस जा रही थी, तो कुछ जवानों से और हमारी जो अर्बन कंपनी की गाड़ी थी उसके कर्मचारी से थोड़ा वाद विवाद हो गया था, जिसमें नगर निगम के जो कर्मचारी थे वो यहाँ
आए, मेरे ऑफिस आए और उन्हें समझाया बुझाया गया और आश्वस्त किया गया कि जिन्होंने भी उनके साथ वाद विवाद किया उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इस आश्वासन पर सभी शांतिपूर्वक अपनी गाड़ियों को हटाकर यहाँ से चले गए। ऐसा हुआ कि वहाँ ट्रक खड़ा हुआ था तो पुलिस वाले कह रहे थे कि इसको दौड़ाया करो। इनका फ़ोन आया मेरे पास कि सर ऐसे बात है। मैं पहुँचा, मैं सर अभी करवाता हूँ कि तू ज़्यादा नेता बनना है। तो मैंने गलीबान पकड़ लिया उन्होंने, मैं गाड़ी साइड में करा, तब तक मेरे सुपरवाइजर चाटा माटा मार दिया उन्होंने। मेरे संग गलीबान पकड़ा था मेरा। आप देख सकते हैं ये देखिए ये इस तरीके मेरा गलीबान पकड़ा था, मैं गाड़ी साइड में करा, तब तक मेरे सुपरवाइजर मारपीट कर दी उन्होंने। सुबह की बात है कि ना यहाँ पर ऊपर ये आपका अब्दुल करीम चौराहा जो है, इस जगह पे हम कूड़ा उठवा रहे थे। ट्रैक्टर किसी कारणवश बंद हो गया और वो सेल्फ से चालू नहीं हो रहा था, तो ट्रैक्टर वाले को बुलाया था कि इसको धक्का लगाने के लिए। इतनी देर में इनकी गाड़ी आती है, ये PSC वाली गाड़ी आती है, आकर के है ना एकदम वहाँ पर खड़ी कर लेते हैं, कहते हैं हटाओ इसे, हटाओ। हमने कहा 2 मिनट रुकिए, आप जो है ना क्या कहते हैं गाड़ी हटा रहे हैं हम। इतनी देर इनको सबर नहीं हुआ, आकर के है ना हमारे जोनल सर हैं, इनको थप्पड़ मारा है, गलेवान पकड़ लिया है इनका। उसके बाद मैं ना ऊपर गाली गलौज करते हुए उतरे हैं। उसके बाद मैंने इतनी देर में मैं क्या सर मैं हटवा रहा हूँ, 2 मिनट तो रुकिए, 2 मिनट तो रुकिए। उतनी देर रुकने का उनको सबर ही नहीं हुआ, आकर के थप्पड़ चालू कर दिए। मेरे में थप्पड़ मारा है, उसका पीछे से उतर के 2-4 जवान और आ गए हैं, उन्होंने भी थप्पड़ मारे हैं। उसके बाद में फिर मुझको ज़्यादा धमकी भी देके गए हैं कि तेरे को तो बाद में देख लेंगे, इस तरीके से। मतलब ये गलत था, मेरे को गलत लगा। नगर निगम में सफाई कर्मचारी अर्बन कंपनी द्वारा कराया जा रहा था और आज सुबह जो है कुछ गाड़ी जा रही थी तो एक गाड़ी ख़राब हो गई, रास्ते में रुक गई। पीछे से PSC बटालियन ट्रक आ रहा था, उस ट्रक में PSC के लोग थे, तो उनके द्वारा कहा कि जल्दी हटाओ, तो बोला कि ट्रैक्टर मंगा के जल्दी खिंचवा देते हैं, धक्का मार बगल कर रहे हैं। किंतु उनको जल्दी जाना था तो गुस्से में आकर के कुछ बदतमीजी कर दिए, जिसमें सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर हो गए। उनको आश्वासन दिया गया कि नहीं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित PSC बटालियन कमांडेंट को पत्र भेजा जा रहा है कार्रवाई के लिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह की गाड़ी लोडर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में अवधेश प्रताप सिंह सहित 3 लोग घायल हो गए। मामला भथोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज अघौर आश्रम के पास का है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के भाई और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह अपनी फॉर्च्यूनर कार से पूर्णिमा के दिन डलमऊ गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी औघर आश्रम के पास सामने से आ रहे लोडर को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। गाड़ी पलटते ही उसमें सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे सभी 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सभी को मामूली चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा की मदद से गाड़ी को किनारे करवाया। MP के चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत मझगांवा थाना क्षेत्र स्थित 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर मौके पर मझगांवा थाना पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि पहली घटना तुर्रा गांव के पास स्थित सिहा नाला मोड़ के पास हुई, तो वहीं दूसरी घटना गोहनी गांव के पास स्थित देवी मंदिर के पास की है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई, साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सिलावत थाना क्षेत्र के ग्राम थेंचा में कुआंखंड नदी के किनारे मोड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई, वहीं 12 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूरों से भरा पिकअप वाहन सिलावत के तरफ से मजदूरों को लेकर उनके घर पलवट की ओर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात 4 पहिया वाहन ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वाहन में बैठे मजदूर रोड पर गिर गए। कुआंखंड नदी के किनारे मोड़ में गुजरते वक्त यह हादसा हुआ। देखिए, करीबन 1 घंटे पहले ठेंचा और पलवट के बीच में बेनी नदी के आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पिकअप वाहन से कोई ट्रैक्टर या अन्य कोई वाहन बोनट के आगे रगड़ खाया, जिससे जो सवारी बैठी थी उसमें
उसमें 8 से 10 लोग इंजर्ड हैं, जिसमें से 6 लोगों को यहाँ पार्टी CH से लेकर आए थे और कुछ लोगों को सिलावत इलाज हेतु रेफर कर दिया गया था उधर। अगली खबर पंजाब से है, जहां एक परिवार की 3 नाबालिग लड़कियों की लाश भाखड़ा नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। पटियाला के गांव भानरा में रहने वाले एक गरीब परिवार की 3 लड़कियों को जिला से पटियाला भाखड़ा नहर से मिली। परिवार वालों के मुताबिक तीनों बच्चों की उम्र 13 साल, 15 साल तथा 17 साल है। वहीं छबील पीने के लिए घर से निकली थी, इसके बाद वो वापस नहीं आई। परिवार का कहना था कि हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस भी लगातार इन लड़कियों की तलाश कर रही थी, लेकिन गोताखोरों द्वारा सूचना मिली और हमें शिनाख्त के लिए बुलाया गया। तीनों की लाशें भाखड़ा नहर से मिली हैं। कुछ बात नहीं है, मैं रहिंदा हुशियारपुर, मेरे भरा रहिंदे पटियाला जिला पांडरा पिंड 'ਚ ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, 2 ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਠੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਆ, ਉਹਨੇ ਠੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਂਗੜਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੱਠੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਾਂਚ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਡੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਭਾਨਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਚੌਂਕੀ ਡਕਾਲਾ ਪੈਂਦੀ ਭਾਨਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਛਬੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛਬੀਲ ਪੀਤੀ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਕਾਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, 1 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ खनौरी तो मिली है। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।